नवरात्रि का पावन अवसर शुरू होने वाला था। सपना, जिसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी, वो अपनी छोटी बहन रत्ना को फोन करती है और बोलती है, कैसी हो रत्ना? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ दीदी? वो क्या है ना रत्ना, तुम्हारे जीजाजी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं और मेरे सास ससुर 4 धाम की यात्रा पर भी गए हुए हैं और नवरात्रि काल का शुभ समय आरंभ होने वाला है। तो क्या ये नवरात्रि ये अमीर बहन अपनी गरीब बहन के घर पे बना सकती है? ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी, पर आप आ जाओ। इतना कहकर रत्ना कॉल कट कर देती है और खुद से बोलती है, हे माता रानी, मेरी बड़ी बहन अपना इतना सुख चैन छोड़कर 9 दिन के लिए मेरे घर पर आ रही है, वो भी आपके नवरात्रों की पूजा के लिए। ना जाने इस गरीब की रूखी मीसी रोटी खाकर उसका पेट भरेगा या नहीं। माता रानी मेरी लाज रख लेना। इतना कहकर रत्ना अपने बाकी के कामों में लग जाती है और अपनी बहन के आने का सारा बंदोबस्त कर देती है। नवरात्रि के एक दिन पहले सपना रत्ना के घर आ जाती है और बोलती है, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ, कितना सुकून मिल रहा है। सच में मैं तुझे बता नहीं सकती। हाँ दीदी, मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसे ही बात करने के बाद दोनों बहनें खाना खाती हैं और फिर सो जाती हैं। अगली सुबह से नवरात्रि के शुभ का आरंभ होता है। सुबह उठकर रत्ना नहा धोकर सपना को उठाती है और बोलती है, दीदी जल्दी से उठ जाइए, आज पहला दिन है व्रत का, आज बहुत सारे काम करने हैं। रत्ना की आवाज़ सुनकर सपना जल्दी से उठ जाती है और तैयार भी हो जाती है। जिसके बाद रत्ना बोलती है, दीदी हमारे यहाँ तो हर नवरात्रि को माता रानी की मूर्ति को खुद मिट्टी से अपने हाथों से बनाया जाता है। अच्छा, मैंने तो बस आज तक बनी बनाई मूर्ति का ही इस्तेमाल किया है। कोई बात नहीं दीदी, आज हम दोनों मिलकर एकदम पारंपरिक तरीके से व्रत का आरंभ करेंगे। इतना कहकर रत्ना जल्दी से मिट्टी लेकर आती है। जिसके बाद रत्ना और सपना मिलकर मूर्ति बनाती हैं। कुछ घंटों बाद जब मूर्ति सूख जाती है, इस बीच रत्ना और सपना बाकी की साफ सफाई का कार्य करती हैं। जिसके बाद रत्ना सपना से कहती है, दीदी आइए अब हम मंदिर सजाते हैं। मैंने आज तक कभी मंदिर नहीं सजाया, ये सारे काम तो सासू माँ कर दिया करती थी। मैं तो बस नहा धोकर मंदिर में माथा टेक लिया करती थी। मुझे नहीं पता क्या कैसे करना होता है। अरे चिंता क्यों करती हो दीदी, मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको सब विधि विधान कि क्या करना है और क्या नहीं। देखो दीदी, सबसे पहले माता रानी का मंदिर सजाने के लिए हमें लाल कपड़ा बिछाना होता है। फिर हमने जो प्रतिमा बनाई है उसे मंदिर में स्थापित करना है। उसके बाद माता रानी के श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, इत्र, सिंदूर आदि सब चीजों को रखना होता है। हाँ ठीक है रत्ना, तुम बताओ, मैं वैसा वैसा करती जाऊंगी। रत्ना अपने बड़ी बहन को समझाती है और दोनों बहनें मिलकर माता रानी के मंदिर को सजा देती हैं। और फिर दोनों मिलकर माँ भगवती की आरती करती हैं और सपना बोलती है, आज तो अच्छा लगा मुझे बहुत, इतना सब जमाने को मिला। चलो अब पूजा पूरी हो गई। अभी नहीं दीदी, अभी तो सूर्य देव को जल अर्पित करना है। आपकी जो मनोकामना हो वैसे ही सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए मनोकामना मांगते हैं। मैं कुछ समझी नहीं रत्ना। दीदी जैसे हमें सुख चाहिए तो हमें चावल के दाने जल में डालकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। यदि हमें रूप चाहिए तो फूलों को डालकर जल अर्पित करना चाहिए। और आपकी जितनी भी मनोकामना है वो सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मांग लेना चाहिए। सच में रत्ना, मेरी तो किस्मत ही खुल गई जो मैं यहाँ आई। चलो मिलकर जल अर्पित करें। जिसके बाद दोनों बहनें अपनी अपनी इच्छा अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। शाम को दोनों बहनें मिलकर व्रत का पूजन करती हैं और भोजन भी बनाती हैं और माता रानी को भोग लगाकर आरती करती हैं। जिसके बाद रत्ना अपने और सपना के लिए भोजन परोसती है। सपना अपनी थाली लेकर जल्दी से बेड पर बैठ जाती है। तभी रत्ना बोलती है, अरे दीदी ये क्या कर रही हैं? बेड पर बैठकर व्रत का खाना नहीं खाना चाहिए, नीचे बैठकर खाना चाहिए। मुझे नहीं पता, सासू माँ बस खाना बना देती थी और मेरे कमरे में भिजवा देती थी। कोई बात नहीं दीदी, मैं समझ सकती हूँ। यही तो फर्क होता है अमीरी और गरीबी के नवरात्रियों में। आपके पास सुख सुविधा इतनी ज्यादा होती है कि आप हर चीज को एक अलग ही तरीके से करते हैं और जो पारंपरिक तरीका होता है उसे भूल जाते हैं। दीदी नवरात्रि के 9 दिनों में हमें अपना बिस्तर नीचे लगाना चाहिए और मटके का पानी पीना होता है। साथ ही व्रत का खाना हमें नीचे बैठकर करना चाहिए। हाँ ठीक है रत्ना। इतना कहकर सपना अपनी थाली उठाकर रत्ना के पास आ जाती है और दोनों बहनें मिलकर अपना पहला व्रत खोलती हैं। जिसके बाद अपने और सपना के लिए रत्ना जमीन पर बिस्तर लगाती है और दोनों बहन आराम से सो जाती हैं।
ऐसे ही नवरात्रि के व्रत एक एक के बाद पूरे होते जाते हैं। हर दिन सपना रत्ना को कुछ न कुछ नई बातें बताया करती थी। एक दिन सपना रत्ना से कहती है, रत्ना, तूने मुझे इतना सब तो बता दिया, पर तूने मुझे ये नहीं बताया कि ये जौ की खेती क्यों की जाती है। दीदी, ये जौ की खेती सुख समृद्धि के लिए की जाती है। कहते हैं कि जौ की खेती जितनी बड़ी हो और अच्छी होगी, घर में उतनी ही सुख समृद्धि होगी। नवरात्रि के व्रत पूरे होने के बाद इस जौ की खेती को या तो घर के गमले में लगा लो या फिर इसे किसी खेत में लगा दो। काफी लोग इसे नवरात्रि के व्रत पूरे होने के बाद चौराहों पर छोड़ जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रत्ना द्वारा बताई हुई सारी बातों को सपना ध्यान से सुनती है और समझती है। नवरात्रि के 7वें दिन भी जाते हैं। दोनों बहनें पूरे मन से अपने सभी व्रत को पूरा करती हैं। माता रानी का गुणगान करती हैं, कीर्तन करती हैं और विधि विधान के साथ हर दिन की पूजा करती हैं। ऐसे ही नवरात्रि पूरे होने के बाद कन्या पूजन का समय आता है। रत्ना और सपना बाजार से कन्याओं को भेंट देने के लिए लाल चुनरियाँ और कांच की चूड़ियाँ लेकर आती हैं। घर जाकर रत्ना सपना से बोलती है, दीदी, कल हमें कन्या पूजन करना है और उसके बाद हमारे व्रत संपूर्ण हो जाएंगे। आपको पता है ना कि कन्या पूजन कैसे करना होता है? हाँ, पता है ना। 2 पूरियों के ऊपर हलवा और चने रखकर, गोले का प्रसाद रखकर और पैसे रखकर बारी बारी करके एक एक कन्या को दे देना है। अरे नहीं दीदी, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले हमें सभी कन्याओं को अपने घर पर बुलाना है, फिर एक एक करके उन कन्याओं के चरण धोने हैं और साथ ही उनके पैरों में महावर भी लगानी है। फिर सभी कन्याओं को माता रानी का तिलक लगाना है और उनके गले में लाल चुनरियाँ डालनी है। जिसके बाद हम सबसे पहले उन्हें माता रानी को भोग लगाया हुआ प्रसाद खिलाएंगे और फिर उसके बाद पूड़ी, हलवा, छोले, खीर जो सब हमने बनाया है वह उन्हें परोसेंगे और अंत में उन्हें उपहार देकर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना होता है। यही होती है एक पारंपरिक कन्या बिठाने की विधि। ठीक है रत्ना, जैसा तुम कहो, हम कल सुबह बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इसके बाद दोनों अपना व्रत खोलकर सो जाती हैं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठती हैं। रत्ना जैसे जैसे सपना को बताती है, सपना ठीक वैसे वैसे माता रानी के भोग का प्रसाद बनाती है। इसके बाद सपना खुद घर घर जाकर छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाती है। कुछ देर बाद में 9 कन्याएं रखने के बाद घर आ जाती हैं और फिर दोनों बहनें खुद भी भोजन करती हैं। तभी सपना रत्ना से बोलती है, सच में रत्ना, इन नवरात्रि में मैं तुम्हारे घर आई, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। आज तक मैं शहर में अपनी सभी नवरात्रि बिताई हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि नवरात्रि का पारंपरिक तरीका इतना ज्यादा अच्छा होता है। शहर में तो इतनी सारी आधुनिक चीजें हैं कि हम कभी जान ही नहीं पाते कि असल में हम नवरात्रि के व्रत को कैसे रखते हैं। यही तो फर्क है दीदी। लेकिन सच कहूँ तो नवरात्रि का असली मजा उसे पारंपरिक तरीके से रखने से ही है। कीर्तन करना, हर एक कार्य को विधि अनुसार करना, कितना सुकून मिलता है। ऐसे लगता है जैसे कि मीठी मीठी खुशबू पूरे वातावरण में फैलकर उसे पवन बना रही है। सच कह रही हो बहन, मैं अमीरी गरीबी के चक्कर में अपनी पारंपरिकता से कितना दूर हो गई थी, पर इन 9 दिनों में मैंने जो जीवन जिया है ना, सच कहती हूँ मैंने इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की। और मैं चाहती हूँ अगली नवरात्रि पर तुम मेरे घर पर आओ और हम सब मिलकर एक साथ फिर नवरात्रि काल बिताएं। हाँ, क्यों नहीं दीदी, जैसा आप चाहे मैं आपके घर जरूर आऊंगी और हम एक बार फिर से मिलकर नवरात्रि मनाएंगे। इतना कहकर दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और अगले दिन सपना अपनी बहन का अलविदा करके अपने ससुराल वापस लौट जाती है। पर अपनी बहन के गरीब ससुराल से लाई हुई नवरात्रि की यादें हमेशा के लिए रत्ना के दिल में बस जाती हैं और अब से हर नवरात्रि या तो सपना रत्ना के घर जाती या रत्ना सपना को अपने घर बुला लेती और दोनों अमीर गरीब बहनें मिलकर नवरात्रि मनाया करती। शंभू एक छोटे से मकान में अपनी पत्नी सुनीता और बेटी रावी के साथ रहता था। पढ़े लिखे ना होने के कारण वो दिहाड़ी पर काम कर लिया करता था, लेकिन उसकी कमाई से उसके गरीब परिवार का खर्च चला पाना मुश्किल हो रहा था। एक रोज शंभू काम की तलाश करते हुए एक सेठ के अंडों के फार्म पर पहुंच जाता है, जहां सेठ एक कोने में कुर्सी पर बैठा पैसों का हिसाब कर रहा था। तभी शंभू उसके पास आकर कहता है, सेठ मैं गरीब मजदूर हूँ, आपके पास कोई काम हो तो बता दो। नहीं भाई, मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे यहाँ कोई जगह खाली है। सेठ मुझे कोई भी काम चलेगा, गरीब हूँ साहब, काम की बहुत जरूरत है, मदद करो सेठ।
शंभू के इतना कहने पर सेठ उसे काम देने के लिए मान जाता है और उसे अपने साथ फार्म पर ले जाता है, जहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ थी और एक तरफ कुछ लोग मुर्गियों के अंडों को ट्रे में लगा रहे थे। तभी सेठ शंभू को काम समझाते हुए कहता है, देखो, इन अंडों की ट्रे को तुम्हें साइकिल पर दुकानों पर देकर आना है। कर पाओगे ये काम? हाँ सेठ, मैं कर लूंगा काम, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, लेकिन याद रहे, अंडे टूटने फूटने नहीं चाहिए, वरना टूटे अंडों का हर्जाना भी तुम्हें भरना होगा और उस दिन की दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। और एक दिन के मैं तुझे बस 200 रुपए ही दे सकता हूँ। मंजूर है तो काम पर लग जा। ठीक है सेठ जी, मैं कर लूंगा। तभी शंभू साइकिल के पीछे 3 अंडों की ट्रे बांधकर सेठ के दिए पते वाली दुकान पर अंडे देने के लिए निकल जाता है। इस तरह शंभू सेठ के लिए दुकानों में अंडे पहुंचाने का काम शुरू करता है, जिसके लिए उसे 200 रुपए की दिहाड़ी मिला करती थी। एक रोज जब वो थका हारा घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुनीता उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, सुनिए जी, दुकान वाले का उधार चुकाना है और रावी को भी अपनी किताबों के लिए पैसे चाहिए। रावी से कहना मैं उसकी किताबें 2-4 दिन में ले आऊंगा और चिंता मत करो, दुकान का उधार भी मैं कुछ दिनों में चुका दूंगा। सेठ ने कहा है कि अंडे पहुंचाने के पैसे वो महीने में एक बार ही दे दिया करेंगे, हिसाब करके। वैसे सेठ तो बहुत अमीर होंगे ना जी, मैंने सुना है 100 मुर्गियां हैं उनके पास। हाँ, उन्हीं मुर्गियों के अंडों को बेचने का व्यापार करते हैं वो। और तुम तो जानती ही हो अंडे कितने महंगे बिकते हैं। उस हिसाब से तो सेठ को बहुत फायदा होता होगा। कितने ही आदमियों को काम पर रख रखा है उन्होंने। हम गरीब को तो खाने के लिए एक अंडा नसीब नहीं होता, ना जाने हमारे हालात कब सुधरेंगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी शंभू का एक दोस्त अपनी 2 मुर्गियां लेकर उनके घर आता है। उसे देखकर शंभू कहता है, अरे चंदन, तू यहाँ, वो भी अपनी मुर्गियों के साथ, क्या बात है? शंभू भाई, तनिक मदद चाहिए तुमसे। अरे चंदन, मैं गरीब हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो, उधार तो नहीं दे सकता, मैं खुद कर्जे में चल रहा हूँ। अरे बुड़बक, पैसों वाली मदद नहीं चाहिए। वो क्या है ना, शहर में हमारे चाचा एक नौकरी बताए हैं, तो परसों तुम्हारी भौजी के साथ शहर के लिए निकल रहे हैं। वो कहा है ना, हम इन मुर्गियों को लेकर शहर नहीं जा सकते ना, इसलिए तुम्हारे पास छोड़ने आए हैं। देखो, मना मत करना, काहे से कि जब तक अम्मा थी इनकी देखभाल करती थी। चिंता नहीं करो, महीने के भीतर हम तुम्हारी भौजी को यहाँ भेज देंगे, तो फिर वही इनकी देखभाल करेगी। अरे पर मुर्गियाँ? बाबा, ये कितनी प्यारी मुर्गियाँ हैं। माँ, ये हमारी है क्या? हमारी नहीं रावी, चंदन काका की है, बस कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहेगी। धन्यवाद भाभी। अच्छा शंभू, चलते हैं। ध्यान से जाना और शहर जाकर भूल मत जाना। चंदन अपनी 2 मुर्गियों की जिम्मेदारी शंभू के परिवार को देकर चला जाता है और शंभू को ना चाहते हुए भी दोस्ती के चलते उसकी मुर्गियों को अपने यहाँ रखना पड़ता है। रावी मुर्गियों के लिए घर के आंगन में एक जगह बना देती है। अगले दिन शंभू अंडों की ट्रे लिए साइकिल पर जा रहा था कि तभी सामने से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो जाती है और पीछे रखे सारे अंडे जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं और शंभू को हाथ में चोट भी लगती है। सेठ ये सब सुनकर शंभू को डांटते हुए कहता है, हे भगवान, मेरे अंडों का सत्यानाश करके तूने मेरा कितना नुकसान कर दिया, पता भी है? मालिक, साइकिल चलाकर पैर में बहुत दर्द था, इसीलिए धीरे धीरे चला रहा था। तभी बाइक वाले ने साइकिल को टक्कर मार दी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सेठ, माफ कर दो। अरे पर मेरा नुकसान तो हो गया ना। अब अंडों की वसूली मैं तेरी 5 दिन की दिहाड़ी काटकर पूरी करूंगा। शंभू सेठ के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन सेठ उसकी मजदूरी के पैसे नहीं देता। वो निराश घर पहुंचता है तो उसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तभी उसके पूछने पर सुनीता उसके सामने ऑमलेट परोसते हुए कहती है, जी, एक खुशबू इस ऑमलेट की है। लेकिन अंडों के लिए पैसे कहाँ से आए? बाबा, पैसों की क्या जरूरत है? आप भूल गए, चंदन काका की मुर्गियाँ हैं हमारे पास। ये अंडे उन मुर्गियों से ही आए हैं। उसकी मुर्गियाँ अंडे भी देती है? हाँ जी, लेकिन आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? सब ठीक तो है? तभी शंभू से पूरे दिन की हुई बात बताता है। ये सुनकर वो दोनों भी दुखी हो जाते हैं। तभी रावी कहती है, बाबा, क्यों ना आप अंडों का व्यापार करो? अब तो हमारे पास 2 मुर्गियाँ भी हैं। बिटिया, हम गरीब अंडा नहीं खरीद पाते, तो अंडों का व्यापार कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी ये मुर्गियाँ हमारी नहीं हैं। और भला 2 मुर्गियों के भरोसे हम गरीब व्यापार करने की कैसे सोच सकते हैं? बाबा,
आप ही तो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हम इन 2 मुर्गियों के अंडों को जमा कर कर एक ट्रे बनाएंगे और फिर उसे बेच दिया करेंगे। और वैसे भी आज के समय में अंडे काफी महंगे बिक रहे हैं, क्या पता आगे चलकर मुनाफा ही हो जाए। रावी की बात पर सुनीता भी राजी होती है। परिवार का साथ मिलने पर शंभू भी तैयार हो जाता है। अगले दिन से रावी मुर्गियों के दिए अंडों को जमा करना शुरू करती है और शंभू सेठ के पास भी काम कर रहा होता है। 2 हफ्ते बीत जाने पर एक ट्रे भरकर अंडे जमा हो जाते हैं तो शंभू उसे एक ढाबे वाले को बेच देता है और एक ट्रे अंडों के बदले उसे 150 रुपए मिलते हैं। इस तरह सेठ की दी मजदूरी और अंडे बेचने से एक दिन में 450 रुपए वो कमाता है। ऐसे ही 1 महीने का समय बीतता है। उन दोनों मुर्गियों के अंडे बेचकर जमा किए पैसों से शंभू 2 मुर्गियां और खरीदता है और अब 1 हफ्ते में ही उसके पास एक ट्रे और जमा हो जाती है। और जिन अंडों का वो व्यापार किया करता था, ऐसे ही समय बीतता है और देखते देखते शंभू के पास 10 मुर्गियां हो जाती है। एक रोज जब शंभू मुर्गियों के अंडे जमा कर रहा था, तभी उसका दोस्त चंदन आता है। अरे शंभू, तुमने तो बहुत मुर्गियां पाल ली यार। और हम सुने कि तुम्हें लोग गरीब अंडा व्यापारी कहते हैं। हाँ, ये गरीब अंडा व्यापारी हो गया है तुम्हारी दी हुई 2 मुर्गियों के कारण। वैसे तुम्हारी मुर्गियां एकदम ठीक हैं। रुको, मैं उन्हें लाता हूँ। अरे नहीं नहीं शंभू, हम तो यही कहने आए थे कि हम और तुम्हारी भौजी शहर में ही किराए पर रह रहे हैं। नौकरी सही पैसे वाला है ना, तो अब हमारी मुर्गियन को तुम ही पालो, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। अरे चंदन काका, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बिटिया, हमको जल्दी निकलना है, चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? रुक, अब तू अपनी मुर्गियां तो ले नहीं जा सकता, उनके पैसे ही ले जा। मुझे भी तसल्ली होगी कि मैंने उन मुर्गियों को तुझसे खरीदा है। चंदन शंभू को बहुत मना करता है, लेकिन शंभू उसे पैसे देकर ही मानता है। समय बीतता है। अब गरीब अंडे का व्यापारी शंभू सेठ के यहाँ का काम छोड़कर अपनी मुर्गियों के अंडों को बेचने का व्यापार करता और उसकी बेटी रावी मुर्गियों का बहुत ख्याल रखती, साथ ही उन्हें समय पर दाना पानी दिया करती। इस तरह गरीब अंडे का व्यापारी शंभू छोटे स्तर पर अपने अंडों के व्यापार को शुरू करता है और धीरे धीरे उसे ही अपनी आजीविका का साधन बना देता है। लता मद्रासी थी और वो अपने मद्रास की सभ्यता और मान्यता पर बहुत विश्वास रखती थी। सौभाग्य से उसके 5 बेटे थे और जिनमें से 4 की शादी हो चुकी थी। अब उसकी चिंता थी तो अपने सबसे छोटे बेटे धीरेन की, जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। आइयो मुर्गन, अब कौन इस नालायक को समझाए, अब इसको शादी कर लेना चाहिए। आखिर कब तक ये शादी करेगा? इसके भाइयों के तो बच्चे भी हो गया है और इसको देखो। आयो अम्मा, मैं शादी कर लेगा। मुझे कोई परफेक्ट लड़की मिलेगी तो मैं पक्का कर लेगा। आप मेरी फिक्र मत करो। अयो रामा, माँ जी, आप क्यों इसको समझाने में अपनी तबीयत खराब कर रहा है? हम इसके लिए बढ़िया लड़की देख लेंगे और इसको पसंद आ जाएगी। अम्मा, मेरी कजिन की लड़की है बहुत सुंदर और आपको पता है अम्मा, उसके पापा डोसा बनाती, लड़की को भी डोसा आती होगी। हम सब साथ खुश खुश हैप्पी हैप्पी रहेंगे। फिर तो डीले नहीं करो, तुम बात चलाओ, धीरेन को हम मना लेंगे। लता ये कहती है और सीमा शादी की बात चलाती है और धीरेन को भी लड़की फाइनली पसंद आती है और दोनों की शादी हो जाती है। अब लता की 5 बहुओं को डोसा तो पसंद था, लेकिन लता की 5वीं बहू अपनी पहली रसोई में अलग टाइप का डोसा बनाकर सबके आगे रखती है और उसे देखकर लता कहती है, अयो रामा रामा, बहू तेरा डोसा ही जल गया क्या? ये इतना काला क्यों लग रही है? नहीं अम्मा, ये जला नहीं है, ये चॉकलेट डोसा है इसलिए काला है। तुम पागल हो गई क्या? डोसा तो क्रिस्पी और मसाले वाला अच्छा लगती, फिर तुमने ये चॉकलेट डोसा क्यों बनाई? क्योंकि आज मेरी पहली रसोई था तो कम्युनिटी के हिसाब से डोसा बनानी थी और पहली रसोई के हिसाब से मीठा बनानी थी, इसलिए ये चॉकलेट डोसा बनाई। ये मीठा भी है और डोसा भी। सुमन की चारों जेठानियों को उसकी बात अच्छी नहीं लगती और सब अपनी अपनी पसंद का डोसा बनाने रसोई में चली जाती है। ये देखकर लता अपने सर पर हाथ रख लेती है। अयो रामा, अब मेरे एक ही घर में रोज 5 तरह का डोसा बनेगी। लता बेचारी कुछ नहीं कर पाती और उसकी 5 बहुओं रोज अलग अलग तरह का डोसा बनाती और उसे भी जबरदस्ती खिलाया करती और 5 का दिल रखने के लिए
उसको सबके बनाए डोसे खाने पड़ते। एक दिन वो पेट पकड़कर बैठी हुई थी। माना कि हम साउथ इंडियन हैं, लेकिन सुपर वुमेन नहीं। इतना डोसा रोज खाएंगे तो खुद डोसा बन जाएंगे। अब तो सपने में भी मेरे को डोसा ही नजर आती है। कोई तो सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी। लता ये कहती है। इसके बाद अपनी पांचों बहुओं को अपने पास बुलाती है। देखो, मैं जानता है कि तुम सबको डोसा खाने की आदत है और तुम सबका दिल रखने के लिए मुझे तुम सबके डोसे भी खानी पड़ती है। अब मैं रोज तो डोसे नहीं खा सकती ना। क्यों नहीं खा सकते आप अम्मा? डोसा तो अच्छा ही होता है और आप तो लकी हैं कि आपको 5 अलग अलग तरह का डोसा खाने को मिल रहा है। हाँ अम्मा, मेरे को तो लगती कि हम सबको डोसा स्टॉल लगा लेनी चाहिए। हम सबको इतनी तरह का डोसा बनाना आती है, फिर हम वो सब डोसा खा भी लिया करेंगे और बेच भी दिया करेंगे। हाँ, तुम सही कह रही सीमा। चलो पैसे मिलाकर डोसे का स्टॉल का तैयारी करते हैं। अयो मुर्गन, तुम लोगों को ये बोलने बुलाया था कि थोड़ा डोसा खाना कम कर दो, और अब तुम लोग डोसा खिलाने की बात करती है। लता की बात को पांचों नजरअंदाज करके चली जाती है और डोसा का स्टॉल लगाने की तैयारी करती है। लेकिन पांचों जो भी डोसा बनाती खुद ही खा जाया करती और अब उनको एक दूसरे के बनाए डोसे भी खाने अच्छे लग रहे थे। एक दिन सुमन का बनाया डोसा सीमा खा जाती है। तुम मेरा डोसा खाया? पहले दिन तो तुम बड़ा चिक चिक कर रही थी चॉकलेट डोसा देखकर। खा लिया तो क्या हो गया? मैंने देखा था तुम परसों मेरा पनीर डोसा खाई थी। तो क्या हो गई? मैं बस टेस्ट कर रहा था कि ठीक बना है या नहीं। और मैं भी टेस्ट कर रहा था और बता दूं, बहुत बेकार बना थी डोसा। सीमा और सुमन लड़ रहे थे कि तभी वहाँ MCD वाले लोग आते हैं और उनके स्टॉल पर ताला लगाकर चले जाते हैं। अब लता की 5 डोसा खाने वाली बहुएं स्टॉल पर डोसा ना बेचकर घर पर ही खा रही थी। तभी लता उन पांचों को समझाती है। कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों का स्टॉल नहीं चला तो लेकिन मुझे इस बात का खुशी है कि अब तुम लोगों को एक दूसरे का डोसा पसंद आती है। अब से तुम पांचों हफ्ते के एक एक दिन अपनी अपनी पसंद का डोसा बना सकती है। और बाकी के 2 दिन? अब क्या तुम लोग हफ्ते के एक दिन मेरे पसंद का डोसा नहीं बना सकती हो क्या? और रही बात एक दिन की, तुम पांचों उस दिन मेंदू बड़ा और इडली बना देना। लता की बात उनकी पांचों बहुओं को अच्छी लगती है और अब पांचों हफ्ते में 6 दिन डोसा खाया करती। ऐसे ही मस्त उनकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन मद्रास में एक अनाउंसमेंट होती है कि 5 फुट का डोसा बनाया जा रहा है और जो भी उसे खा पाएगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर पांचों खुश हो जाती है और अपनी सास के साथ प्लान बनाती है। माँ जी, मेरे को लगता है कि हमको इसमें नाम लिखवाना चाहिए। पूरे 1 लाख का इनाम मिलेगा। सही बोला तुमने। तुम सब पागल हो गई हो क्या? जो एक डोसा खाएगा उसको 1 लाख इनाम है, लेकिन ये भूल गई कि प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लिए 20,000 की फीस भी है। अरे माँ जी, क्या करता है आप? आपके घर से 5 बहुएं पार्ट लेंगी, एक तो जीत ही जाएगी ना। आपकी तो 5 बहुएं ही डोसा खाने वाली बहुएं हैं। हाँ अम्मा जी, और आपको तो हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए और आप हमको इस तरह परेशान कर रहा है। ठीक है, जो करना है करो। अब मैं तुम सबसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये फीस पूरे 20,000 रुपए अपने अपने पतियों से लेना। नहीं देगा मैं कुछ भी। लता ये बोलकर चली जाती है और अपने बेटों को भी पैसे देने से मना कर देती है, जिसके बाद पांचों अपने अपने मायके से 20-20 हजार रुपए मांग कर लाती है और फीस जमा करवाती है। दिन गुजरते हैं और अब पांचों रोज डोसा खाती है और प्रैक्टिस करती है कि कौन ज्यादा डोसा खा पाएगी। पांचों ने फीस अब तक जमा करवा दी थी और अब एक ही दिन बचा था। नीलम और सीमा रोज लगातार डोसा खाने की प्रैक्टिस कर रही थी और खूब सारा डोसा खाकर वो सो जाती है। अगली सुबह उनका पेट खराब हो जाता है और दोनों अपना पेट पकड़कर बाकी तीनों से कहती है, अयो मुर्गन, हम तो प्रतियोगिता में नहीं जा पाएगी। हमारा पेट बहुत खराब लगता है हमको। हाँ, तुम लोग जाओ, हम दोनों के 40,000 तो डूब गई ना, लेकिन तुम जीत के आना, वरना अम्मा तुमको सुना सुना कर तुम्हारा डोसा बना देगी। अब आरती, मेघा और सुमन निकल जाते हैं और डोसा खाने की प्रतियोगिता में जाते हैं, जहां उनसे भी बड़े बड़े धुरंधर मौजूद थे। जिनके बाद कुछ देर में प्रतियोगिता शुरू होती है और तीनों डोसा खाना शुरू करती हैं। तीनों को अलग अलग डोसा दिया गया था और डोसे का साइज 5 फुट का था। तीनों खाने लगती है और कुछ देर में खाकर थक जाती है,
जिसके बाद आरती धीरे से मेघा से कहती है, अयो मुर्गन, मेरे से और डोसा नहीं खाई जाएगी। अब मैं तो हार मान रही है, तुम लोग अपना देख लो। आरती ये कहकर पहले ही फुट पर हार मान लेती है, जिसके बाद मेघा को दूसरे फुट पर उल्टी आ जाती है और वो डोसे पर ही उल्टी कर देती है। अब आखिरी बची थी सुमन, जो पूरे मेहनत से डोसा खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने 3 फुट डोसा खाया था कि तभी उसकी हालत भी खस्ता हो जाती है, जिसके बाद तीनों ही इनाम नहीं जीतती और घर आ जाती है और पांचों को अपने पास बुलाकर लता कहती है, क्यों मेरी बहुओं? उप्स, डोसा खाने वाली 5 बहुओं, बताओ जरा तुम पांचों में से 1 लाख रुपया कौन जीता? माँ जी, मैं और सीमा तो डोसा खाने गया ही नहीं। हम दोनों ने इतना डोसा खाया कि हमारा पेट ही खराब हो गई और हम जा ही नहीं पाए। और माँ जी, हम तीनों गए थे लेकिन जीते नहीं। 5 फुट का डोसा तो बड़ी होती ना माँ जी, हम नहीं खा पाई। वही तो मैं तुम पांचों को समझा रही थी, डोसा खाना अलग है और डोसा 5 फुट का खाना अलग। देखो अब तुम लोगों ने क्या किया कि डोसा खाने के चक्कर में तुम लोग 80,000 रुपए ही हार गयी। माफ कर दो माँ जी। वादा करो कि तुम पांचों अब ऐसी जिद कभी नहीं करेगा और डोसा खाएगा, लेकिन बाकी चीज भी खाएगा, समझे? लता से पांचों ये वादा कर देती है और इस तरह से लता की 5 डोसा खाने वाली बहुओं को 80,000 रुपये गवा कर लाखों का सबक मिलता है।